गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे? तो बच्चों, हमने पिछली बार क्लास में पढ़ा था चैप्टर 4 सरफरोशी की तमन्ना। आज हम इस पुस्तक के पुस्तकीय कार्य करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को मैंने श्रुतलेख शब्द और शब्दार्थ दिए थे और आशा है आप लोगों ने वो सब कर लिए होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मौखिक प्रश्न उत्तर से। इससे पहले सब लोग अपनी अपनी किताबें निकाल लेंगे और जैसे जैसे मैं साथ साथ क्वेश्चन कराऊंगी, आइदर अपनी रफ कॉपी या अपनी CW कॉपी साथ रखेंगे। CW कॉपी में हमें मौखिक प्रश्न करने हैं। आज मैं आपको मौखिक प्रश्न कराऊंगी। इसके अलावा इसी किताब का पुस्तकीय कार्य कराने जा रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ लिखते जाइए। यहाँ पे मैंने 2 प्रश्न लिख के रख रखे हैं पहले से। उसके आगे के 2 प्रश्न हम साथ साथ करेंगे। तो जैसे आप क्लास में CW किया करते हैं, वही चीज यहाँ पे आपको अपनानी है। ब्लैक पेन आपके पास होना चाहिए, ब्लू पेन आपके पास होना चाहिए। फिर से बता दूं, CW की कॉपी में उतारना शुरू करिए। मौखिक प्रश्न लिखिए, आज की डेट डालिए, दिनांक डालिए और साइड में डालिए CW कार्य और उसको उतारना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम करा रहे हैं मौखिक प्रश्न। देखिए मौखिक प्रश्न यहाँ लिखा है। पहला प्रश्न है, उस दिन को विशेष क्यों कहा गया? आप सभी अभी चाहे आप क्वेश्चन का स्थान खाली छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आंसर उतारेंगे तो आपका काम जल्दी होगा और स्टार्ट करेंगे अपना काम करना। उस दिन देश को स्वतंत्र कराने के प्रयास में क्रांतिकारियों को न्याय न देकर उन्हें काले पानी अथवा फांसी की सजा सुनाई गई थी। यहां तक अगेन जब आंसर खत्म तो आप पूर्ण विराम लिखेंगे। मैं रिपीट कर रही हूं, ये मौखिक का प्रश्न है। उस दिन को विशेष क्यों कहा गया? उस दिन देश को स्वतंत्र कराने के प्रयास में क्रांतिकारियों को न्याय न देकर उन्हें काले पानी अथवा फांसी की सजा सुनाई गई थी, इसलिए उस दिन को विशेष दिन कहा गया था। अब हम मौखिक का प्रश्न नंबर ख पे आते हैं। प्रश्न नंबर ख, अब्दुल का व्यवहार हर रोज कैसा होता था? अब्दुल कौन बच्चों? जेलर, बिल्कुल सही। अब्दुल सभी कैदियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार किया करता था। जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास करेंगे और लिखेंगे। अगर आपका काम रह भी जाता है, आप मेरे साथ नहीं कर पाते, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसको रिवर्स फॉरवर्ड करके बार बार काम को देख सकते हैं, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको करते जाइए। तीसरा प्रश्न आता है मौखिक का, हल्दी घाटी के योद्धा किस तरह की पोशाकें पहनकर युद्ध करने जाते थे? इसका क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आंसर मैं अभी लिखने जा रही हूं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? हल्दी घाटी के योद्धा किस तरह की पोशाकें पहनकर युद्ध करने जाते थे? हल्दी घाटी के योद्धा केसरिया रंग की युद्ध की पोशाकें पहनकर युद्ध करने जाते थे। आगे आपको सबको समझ में? अब है इसका मौखिक का ऑप्शन नंबर घ, क्रांतिकारियों द्वारा गीत गाने से क्या पता चलता है? जब वो गा रहे थे तो उससे क्या पता चलता है उस बात से? उसका आंसर ये क्वेश्चन हमने यहां लिख दिया है, क्रांतिकारियों द्वारा गीत गाने से क्या पता चलता है? क्रांतिकारियों का देश के प्रति देश प्रेम और उनके निडर व निर्भीकता के गुण का पता चलता है। इस बात से क्या पता चलता है हमको कि वो कितने निडर थे।
पता है उनको फांसी की सजा उनको दी जा रही है, लेकिन तब भी वह निर्भीकता के साथ वंदे मातरम और मेरा रंग दे बसंती चोला गीत का गा रहे थे। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपनी किताब में सब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। नीचे लिखा हुआ है कौन से क्वेश्चन, लिखित प्रश्न। क्या लिखा है, लिखित प्रश्न। तो ये जो लिखित प्रश्न है बच्चों, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी, आपको रिटर्न में दे दिए जाएंगे। इसके अलावा इस पुस्तक से बीच में आपके क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, जैसे फिलअप्स, हम कहीं से भी आपको फिलअप्स बना के देंगे, वो आपको करने हैं। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको रिटर्न में अलग से दूंगी। अभी हम सिर्फ पुस्तकीय कार्य कर रहे हैं, तो आइए लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प मतलब आपको इसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे जिनको आप एमसीक्यूज कहते हैं। ये आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं। आ जाइए, पेज नंबर 35 पे ही हूं मैं। खाने के समय बिस्मिल ने क्या सोचा। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। आज एक ही थाली में भोजन करना चाहिए। सेकंड नंबर, आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। आज भोजन नहीं करना चाहिए। आज रोज से ज्यादा भोजन करना चाहिए। ऑप्शन इसमें सही है कौन सा, बताइए कौन सा। जी हाँ, सेकंड, आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। तो आप किताब में क्या करेंगे, सेकंड नंबर को टिक करेंगे, यानी राइट लगाएंगे। अब पेज को आप सभी टर्न कीजिए और ख में आ जाइए। ख ऑप्शन आपका एमसीक्यू का ख में आएंगे। जेलर को बेड़ियां डालने के लिए क्या हिदायत थी। ऑप्शन 1, बेड़ियां ढीली डाली जाए। 2, बेड़ियां उनके द्वारा खुद पहनाई जाए। 3, बेड़ियों की कीलों को जांच कर ली जाए। और डी है इसका, बेड़ियां डालने के बाद चलना संभव हो। इसका आंसर क्या है, जो थर्ड ऑप्शन आपने पढ़ा है, बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए। पढ़ते समय हमने आपको बताया था क्यों वो उनकी जांच करवाते थे कि कहीं कोई बेड़ी ढीली ना रह जाए और जिसको तोड़कर कैदी भाग ना जाए, इसलिए वो क्या करते थे, बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए। अब आते हैं हम ग ऑप्शन में। अदालत के बाहर का दृश्य कैसा था। पहला, चारों ओर सन्नाटा था। दूसरा, भीड़ देशभक्ति के नारे लगा रही थी। तीसरा, बाहर खड़ी भीड़ गाना गा रही थी। या लोगों का विशाल समूह एकत्र था। इसमें आपको फिर अगेन आपको सेकंड थर्ड ऑप्शन, बाहर खड़ी भीड़ गाना गा रही थी, इस पे टिक लगाएंगे, राइट का निशान लगाएंगे। ये ऑप्शन सही है। आया बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और इसके आगे देखिए नीचे किताब में पेज नंबर 36 की बात कर रही हूं मैं। इसमें ऊपर लिखा है मूल्य परक प्रश्न। इसको आपको क्रॉस कर देना है, ये आपको नहीं करने हैं। आप आगे आइए भाषा ज्ञान में। भाषा ज्ञान में आते हैं और निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। अब तक आप लोगों ने ये प्रश्न लिख लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा रही हूँ और बहुवचन बनाना है। कैसे बहुवचन बनेगा वो मैं आपको समझा रही हूँ। बहुवचन आप लोगों को सबको आता है। क्या होता है एक वचन से बहुवचन, जैसे मेरे हाथ में एक डस्टर है, मेरे हाथ में एक चौक है, मेरे हाथ में एक पेंसिल है। बहुत सारी होंगी तो आप उसके लिए क्या कहेंगे, पेंसिलें बोलेंगे। यही होता है एक वचन से बहुवचन। पहले ऑप्शन पे आएंगे, इसमें लिखा है चेहरा। आपकी बुक में लिखा होगा चेहरा। चेहरे का हम बहुवचन बनाएंगे चेहरे। फर्स्ट ऑप्शन पहला चेहरे। अब दूसरा है कपड़ा। कपड़ा का बहुवचन हो जाएगा कपड़े, कपड़े। ठीक है, आगे चलेंगे। पोशाक, जब बहुत सारी होंगी तो वो क्या कहलाएंगी, पोशाकें। बिल्कुल ठीक है, पोशाकें, पोशाकें। भैया के में एक बिंदी और सुनाई दे रही है, वो आप ज्यादातर बच्चे नहीं लगाते हैं। पोशाकें, के बोल के देखिए, के पोशाकें। ठीक है। मुश्किल, मुश्किल का बहुवचन क्या होगा, बिल्कुल ठीक, मुश्किलें। क्या होगा, मुश्किलें, मुश्किलें। देखिए ये ओवरलैप हो रहा है, यहाँ से इसकी मात्रा को हमने ओवरलैप करा है, मुश्किलें करा है।
है ना, तो छोटा ई की मात्रा आएगी, मुश्किलें। ठीक है, अगेन इसमें बिंदी का साउंड आपको सुनाई दे रहा है। इसी तरह नेक्स्ट होता है, इस तरफ आ जाइए किताब के, तो लिखा होगा शीशी, शीशी का होगा शीशियां। मैं इसको इधर ही लिख देती हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। शीशियां, देखिए जिस तरह से बोलेंगे आपकी मात्रा वैसे ही लिखी जाएगी। अशुद्ध बोलेंगे, अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो आप उसको अशुद्ध लिखेंगे। इसलिए इट शुड बी शुद्ध बोलना है, शुद्ध लिखना है। बेड़ी, बेड़ी से होता है बेड़ियां, बेड़ियां, चंद्रबिंदी लग जाएगा एक वचन से बहुवचन में। और कोठरी, कोठरी का बहुवचन होगा कोठरियां। देखो कोठरी में देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने में एक छोटा सा सिद्धांत लगता है। अगर किसी भी शब्द के पीछे बड़ी ई की मात्रा आती है, जैसे यहाँ पे आई, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, कोठरी, कोठरी, इसमें ये कौन सी मात्रा है? बड़ी ई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये बड़ी ई की मात्रा हमेशा छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी। कैसे? कोठरी, ये सिद्धांत है बच्चा, ये ध्यान, कुछ आप मैथ्स में भी फॉर्मूलेस करते हैं आप लोग, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जहां भी बड़ी ई की मात्रा आती है तो वो बहुवचन बनाते समय छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। आगे चलते हैं, छुट्टी, इसमें भी वही नियम है। देखिए छुट्टी में दूसरा ट है, उसके पीछे लगी है बड़ी ई, तो बड़ी ई किस में परिवर्तित हो जाएगी? छोटी ई में। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज और भी है बच्चों, इस छुट्टी वर्ड में एक ट आधा है जिसके नीचे की आपने हलंत लगा रखा है, तो जब भी छुट्टियां इसको लिखा जाएगा वो ओवरलैप होगा। छुट्टियां, देखो ऐसे, ये ऐसे, क्योंकि ये इसके साथ हलंत है, इसको ऐसे लिखेंगे, ये भी राइट है। और इसको छुट्टियां दो टा करके करेंगे, ये भी राइट है। तो इसमें कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है आपको। इस तरह से आप छुट्टियां लिखेंगे। ओवरलैप इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके पास हलंत है। अगर इसके पास हलंत नहीं होता तो ये भी किसकी तरह से? मुश्किलों की तरह से ओवरलैप होता। अगर मुश्किलों के नीचे हलंत होता तो इस ओवरलैप की जरूरत नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। तो ये आपका खत्म हुआ भाषा ज्ञान का पहला क्या शब्दों के बहुवचन बनाइए। अब आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें लिखा है नुक्ता अरबी फारसी के शब्दों में क, ख, ग, ज, फ वर्णों के नीचे लगता है। एक तो आप बोलिए क और एक बोलिए क, एक आप बोलिए ख और एक आप बोलिए ख, एक आप बोलते ग, एक आप बोलते ग। इसमें जो ये यहाँ गले से निकला हुआ एक चिन्ह की आवाज आती है वो नुक्ता कहलाता है। और नुक्ता अक्सर ज्यादातर उर्दू के शब्दों में लगाया जाता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए इस बात को। परंतु मानक हिंदी में केवल ज और फ के नीचे नुक्ता लगाना जाना ही स्वीकृत है। अब मानक हिंदी क्या होती है बच्चों? मानक हिंदी वो हिंदी जिसको हमने प्रचलन की हिंदी मान लिया है, आजकल की इम्प्रूव्ड हिंदी में मानक हिंदी होती है, जिसको हमने मानक मान लिया है और वो मानक हिंदी के अंतर्गत आती है। बाकी ध्वनियों का अंतर्भाव हिंदी की ध्वनियों में ही खो जाता है। अब पाठ में आए नुक्ता वाले शब्द ढूंढेंगे आप, ये आपको करना है, मैं नहीं कराऊंगी। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूं, आपको एक हिंट दे देती हूं मैं कि जैसे नुक्ता वाले हैं, सबसे पहले देखो मैंने लिखा था सरफरोशी, सरफरोशी। तो इस तरह से जो नुक्ता वाले जो भी चैप्टर में शब्द आए हैं उनको ढूंढें और लिखिए। कम से कम 4 या 5 तो आपको लिखने हैं, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप अपने आप करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें क्या पता लिखा है, नीचे लिखे शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखिए। बच्चों अब ये प्रत्यय और उपसर्ग जो है वो आप 6th क्लास में भी पढ़कर आए हैं, और अब मैं ये भी मिटा देती हूँ।
आपका जिसका छूट जाता है वो रिवाइंड करके देख लेंगे। मैं ये भी मिटा रही हूँ क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन मैं कराती जा रही हूँ वो मैं लिखती जा रही हूँ। और मिटने में आपको डरना नहीं है, ये क्लास वो वाली क्लास नहीं है। ये तो बहुत लाभ है इस क्लास का हमको कि हम नेट पे पढ़ रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। ये फ़ायदा है इस क्लास का कि क्या आप उसको कभी भी, मेरे लेक्चर को आपके पास से प्रिजर्व करके आपने रखा है, जब भी आपको जो लिखना है उसको वापस से उतना पोर्शन आप देखकर उसको उतार सकते हैं, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं, एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाएंगे। अब देखिए, आपने पहले प्रत्यय और उपसर्ग पढ़े हैं। पहला वर्ड है स्वभाव। स्वभाव ये मैं पूरा इसलिए लिख रही हूं क्योंकि इसमें मैं आपको समझाऊंगी। इसमें मैंने लगाया इक, लगाना है इक, एक प्रत्यय को मेरे को जोड़ना है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, बताएंगे आप। स्वाभाविक क्या बन जाएगा? स्वाभाविक, ये आपका शब्द बन गया, एक प्रत्यय लग के। अपनी किताब में ध्यान से उतारेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, एक बार और देख लेंगे हमने सही लिखा है या नहीं। जैसे स्वभाव से स्वाभाविक, वहां पे आ की मात्रा आ गई। दूसरा वाला भी अनुष्ठान, अनुष्ठान में आ की मात्रा आ जाएगी। क्या था? अनुष्ठान, न, अनुष्ठान प्लस एक अगेन हम लगाएंगे तो हो जाएगा आनुष्ठानिक। क्या वर्ड बना? आनुष्ठानिक, अनुष्ठानिक चाहिए। इसी तरह प्रकृति, वर्ड था प्रकृति, अगेन प्रकृति था, और प्रकृति से हमने क्या बनाया? प्रकृति। एक प्रत्यय लगाएंगे हम उसमें, तो प्र से तो प्राकृतिक, प्राकृतिक एक प्रत्यय लग गया। इस प्रकार एक प्रत्यय लग के बन रहे हैं। इसी तरह संस्कृति, बताइए आप, अपने आप बताइए, संस्कृति से क्या बनेगा? संस्कृति से गुड, एक प्रत्यय लगाया हमने तो बना सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। प्रत्यय क्या होते हैं बेटा? आपने पहले भी पढ़ा था, वो शब्द जो शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो प्रत्यय होते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं शब्द। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे परलोक, परलोक शब्द क्या है? परलोक। अब ये हो जाएगा, इसमें एक प्रत्यय लिखता है बच्चों, पारलौकिक। पारलौकिक नहीं होगा, लौकिक हो जाएगा ये। पारलौकिक, ठीक है। ऐसे ही बचता है सप्ताह। सप्ताह, सप्ताह का बच्चों एक लगकर साप्ताहिक बनता है। क्या बनता है? साप्ताहिक, साप्ताहिक। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है? ठीक है, मैं अब इसको मिटाती हूं और आपको आगे बताती हूं कि क्या करना है। अब बच्चों मैं आ गई हूँ पेज नंबर 37 पे। 37 में आप ऊपर ऊपर पढ़िएगा, 4 नंबर लिखा है, नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। आपको सब मेरे साथ साथ पढ़ने हैं, आप भी वहीं आपकी नज़र होगी। क, रसोइयों ने खाना बनाया, बनाया के नीचे अंडरलाइन है। ख, सब सुबह सुबह उठ गए, उठ गए के नीचे अंडरलाइन है। वाक्य क में बनाया गया एक क्रिया है। बनाना क्या होता है बच्चों? बनाना मतलब क्रिया, काम होना, कोई काम हो रहा है। वाक्य ख में उठ के साथ साथ गए भी जुड़ा है। उठना में, उठ में ना लगाया, जाना में ना लगाया, क्रिया बन गई। ठीक है, उठ और गए, गए दो दो क्रियाएं हैं। यहाँ उठ मूल क्रिया है और गए उसे पूरा कर रहा है। तो इस तरह 2 क्रियाएं जब होती हैं बच्चों तो वो संयुक्त क्रियाओं में परिवर्तित हो जाती हैं।
दो क्रियाएं आपको दिखाई देती हैं। जैसे कि अब इसमें देखिए, इसमें येलो कलर का एक छोटा सा डिफाइन का बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स को ध्यान से पढ़िए। उसमें लिखा है मूल क्रिया के साथ जुड़ने वाली क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं, और मूल क्रिया के साथ रंजक क्रिया के जुड़ने से संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। ऑलरेडी दो क्रियाएं आ गई हैं, उसके साथ आपको एक संयुक्त क्रिया बनानी है। आपके लिए वर्ड्स दिए गए हैं, चिल्ला उठा, जाने लगा, दौड़ा आया, आदि आदि। अब इसको नीचे आपका क्वेश्चन डला हुआ है कि निम्नलिखित संयुक्त क्रियाओं से वाक्य बनाइए। अब इनको आपको वाक्य इनसे बनाने हैं। पहला वर्ड है चिल्ला उठे, पहला वर्ड है चिल्ला उठे। तो चिल्ला उठे में देखो आपके लिए वाक्य पहले से ही बनाया हुआ है। क्या? अजनबी को देखते ही बच्चे चिल्ला उठे। चिल्ला उठे वर्ड सेम वही वर्ड ऐड होना चाहिए, ये ध्यान रखो वाक्य जब बना रहे हैं आप। तो चिल्ला उठे तो हमने बता दिया अजनबी को देखते, देखना क्या है, यहाँ क्रिया है, और चिल्लाना अगेन क्रिया है, उठे अगेन क्रिया है। तो मतलब पहले रंजक क्रिया आई है, उसके बाद संयुक्त क्रिया बनी है। इस प्रकार संयुक्त क्रियाओं को मिलाते हुए आपको शब्द का वाक्य का निर्माण करना है। आ गया समझ में? चलिए, उखाड़ डाला, दूसरे में है नंबर उखाड़, उखाड़ डाला। देखिए उखाड़ डाला, इसको आप क्या वाक्य बनाइए कोई भी। चलिए मैं बताती हूँ। तेज हवा ने पेड़ को उखाड़ डाला। मैंने क्या लिखा? तेज हवा ने पेड़ को उखाड़ डाला, डाला। ठीक है, उखाड़ना और डालना दोनों क्रियाएं हैं, इसमें दो क्रियाएं आ गई। इस प्रकार उखाड़ डाला से आपने क्या बनाया? संयुक्त क्रियाओं से वाक्य बना। तीसरे नंबर पे आते हैं बोलने दो, बोलने दो। इसमें दो क्रियाएं आनी चाहिए। मैंने सिंपल एक वाक्य बना दिया खाली 3 वर्ड से, उसे बोलने दो। दो इज क्रिया, उस बोलना अगेन क्रिया, दो क्रियाएं आनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो मैंने बोलने दो से क्या बनाया? बोलने दो, बोलने दो से मैंने क्या बनाया भाई? उसे बोलने दो, उसे बोलने दो। ये आपका वाक्य कंप्लीट, बोलने दो। आ रहा है समझ में आपको? अब निकल जाना, देखिए वही वर्ड आएगा। अगर बोलने दो है तो हमने वाक्य में बोलने दो से ही वाक्य बनाया है। अब निकल जाना, इतना कहकर वह निकल गया। मैंने बोला निकल जाना, निकल जाना, निकल जाना। इसमें हमने वाक्य बनाना था इतना कहकर वह निकल गया। गया भी क्रिया है और निकल भी क्रिया है, दो क्रियाओं का अगेन प्रयोग। समझ में आ रही है संयुक्त क्रिया बच्चों? दो क्रिया आनी चाहिए सेंटेंस में, तब वो संयुक्त क्रिया का वाक्य कहलाता है। सिंपल मैंने खाना खाया, खा लिया, ये नहीं होगा। अब गिर गया, वर्ड वो था गिर गया। गिर गया से क्या बनेंगे? वह अचानक पलंग से गिर गया। वह अचानक पलंग से गिरना एक क्रिया है, और गया अगेन दूसरी क्रिया है। वह अचानक पलंग से गिर गया। एक क्रिया, दो क्रिया। तो मतलब आपने इससे क्या समझा बच्चों? इन संयुक्त क्रियाओं में दो क्रिया का होना अनिवार्य है। और कहीं आपको संयुक्त क्रिया से वाक्य आया और कोई वर्ड आया उखाड़ डाला, तो आपने अगर कुछ और तरह से बना दिया उसको,
और उसमें दो क्रियाएं नहीं लगाई कि उसने उसको उखाड़ दिया या कुछ भी है, तो फिर वो क्रिया आपका अच्छी तरह नहीं बनेगी। संयुक्त क्रिया बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए, संयुक्त क्रिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या आते हैं हम? अब आप सब लोग किस में आएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। आपकी किताब में है, देखिए आगे पढ़िए क्या है। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ये बेटा ये बुक की जो एक्सरसाइजेज होती हैं कॉम्प की होती हैं, ये आपके कॉम्पोजिशन में आती है, यानी व्याकरण का पार्ट है, और ये आपका व्याकरण के पेपर में ही आएगा। जब हिंदी के में अ भाग, ब भाग और स भाग 3 भाग होते हैं, है ना। तो उसमें जो व्याकरण का भाग होगा उसी में ये जो मैं करवा रही हूँ आपकी संयुक्त क्रियाएं हैं, अविकारी और विकारी शब्द हैं, ये सारा उसी में आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखिए इसमें बताए गए हैं कि इसके हम शब्द के 2 भाग करें, एक है विकारी और एक है अविकारी। विकारी के अंतर्गत विकारी शब्द क्या होते हैं? जिसके लिए लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण जिसमें परिवर्तन आ जाता है, वो तो होते हैं विकारी शब्द। परिवर्तन कैसे? संज्ञा में आ जाएगा, सर्वनाम में आएगा, विशेषण में आएगा, क्रिया। यानी जो शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है, वो सब विकारी शब्द है। सिंपल सी बात है। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिसमें किसी भी हालत में परिवर्तन नहीं आता, सेंटेंस बनाते समय वो का वो ही रहता है। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये आगे आगे आपके कोर्स में भी हैं, आपको इलेबरेट करके हम आगे समझा देंगे। अभी आपको सिर्फ इतना पहचानना है। इसमें ये बोला है, देखिए नीचे लिखिए, शब्दों के आगे लिखिए कि वे विकारी हैं या अविकारी, ये आपको बताना। उसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है। देखिए ईमानदार, ईमानदार क्या होता है? कोई क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक नहीं होता। संज्ञा का भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल ठीक है, भाववाचक संज्ञा होता है ईमानदार। ठीक है, ईमानदार आपने विशेषण ले लिया, सिंपल है, उसमें विशेषण है। अगर ईमानदारी होता तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाती। और यहाँ पे लिखा है ईमानदार, तो वो क्या शब्द है? हमने बताया कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं वो सब विकारी शब्द होते हैं, इसलिए ये शब्द है विकारी। तो पहला ईमानदार क्या लिखा हमने? विकारी, किताब में लिखा हुआ है। और दूसरा वर्ड है और। दूसरा वर्ड क्या आया आपका? और। अब एक बात बताओ, और क्या संज्ञा होती है? नहीं। सर्वनाम होती है? नहीं। विशेषण होती है और वर्ड? नहीं। क्रिया होती है? नहीं। तो फिर अब क्या बचा? अविकारी बचा। यानी जो और शब्द है वो संबंधवाचक में आता है। आगे आप इसको पढ़ेंगे तो और वर्ड जो आपका ये आया इसके आगे लिख दीजिए, ये है अविकारी। अविकारी लिख दीजिए इसको, अविकारी। दूसरा रोटी। रोटी थिंग होती है और थिंग क्या होती है? नाउन। तो मतलब ये क्या हो गया? विकारी। रोटी वर्ड क्या हुआ आपका? विकारी। विकारी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ये बात? सिंपल है, कुछ भी नहीं। अब खा रहा है, खा रहा है, खाना, गाना, सोना, ये क्या होती है? क्रिया। बिल्कुल ठीक है, तो क्रिया है, तो क्रिया के आगे क्या आएगा? यहाँ पे भी आएगा, आप लिख देंगे थर्ड, खा रहा है। खा रहा है, खा रहा है जब आपने लिखा है तो वो क्या हो जाएगा भैया? क्योंकि क्रिया है तो वो हो जाएगा विकारी। ठीक है बच्चों, अब क्या है आगे? क्या लिखा हुआ है चौथे में? तथा। अब तथा मेरे को बताओ, कोई संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया होती है? नहीं होती। नहीं होती तो क्या बचा फिर? अविकारी। बिल्कुल ठीक है, तो तथा को आप क्या लिखेंगे? तथा जो होता है ना बच्चों, वो होता है संबंधवाचक, आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए वो अविकारी शब्द है। अविकारी, बिल्कुल सही है। अब चलते गाड़ी। गाड़ी क्या है? समझ में आ गया। गाड़ी क्या होती है? वस्तु होती है, संज्ञा होती है, तो वो क्या होगा? विकारी। आगे आता है अपने धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या होती है? क्रिया विशेषण। आप कछुआ धीरे धीरे चलता है, निधि मैम धीरे धीरे पढ़ा रही हैं, तो धीरे धीरे क्या हुआ आपका? क्रिया विशेषण, यानी अविकारी। धीरे धीरे ये वर्ड हुआ आपका, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया? अविकारी कौन कौन से शब्द होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक,
समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब एक लास्ट बचता है हम। मैं इसको इधर लिखती हूं, हम। बताओ तो हम किस में करते हो आप? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में से करते हो क्या? एग्जैक्टली सर्वनाम होता है, सर्वनाम का उदाहरण होता है हम। तो हम क्या हो गया? जब अगर वो है तो विकारी, जब वो सर्वनाम है तो वो क्या हो गया बच्चों? विकारी। इस प्रकार आपने देखा अविकारी और विकारी शब्द आपको समझ में आ गए होंगे, ये कैसे किए गए हैं। अब हम आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मैं मिटाती हूँ इसको, आगे का क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, तब तक मैं मिटाती हूँ, तब तक आप देखिए उसमें क्या करना है। आपको सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, तो आप उसको देखिए। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, नीचे लिखिए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वाक्यों को शुद्ध करना है, इसमें जरा सी अशुद्धि है, आप तुरंत पकड़ लेंगे, मेरे को लिखने तक की भी जरूरत नहीं है। पहला वाक्य, मैंने तुमका ये बात कही। इसमें कहाँ अशुद्धि है? मैंने तुमका ये बात कही, बिल्कुल तुमका नहीं, मैंने तुमसे ये बात कही। खाली चेंज किसको करना है इसमें? तुमका के नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए और क्या लिख लीजिए उसकी जगह? तुमसे। सिर्फ ये चेंज करना है, इसको चेंज करके सेंटेंस पुनः बनाएंगे। मैंने तुमसे ये बात कही, आपको पूरा सेंटेंस वापस बनाना है तुमसे लिखकर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ख, चारों तरफ आवाज गूंज रहा था। आवाज गूंज रहा था या आवाज गूंज रही थी? विच वन इज राइट? यस, एग्जैक्टली, आवाज गूंज रही थी, है ना, क्योंकि गूंज जो वर्ड है वो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, चारों तरफ आवाज गूंज रही थी। इसमें करेक्शन किस किस पे है? रही और थी पे करेंगे आप करेक्शन। आगे, जज के आते ही सन्नाटा छा गई। जज के आते ही सन्नाटा छा गई। छा गई, छा गया, क्योंकि जज क्या होता है? पुल्लिंग। यहाँ पे भी स्त्रीलिंग संबंधी आपको अशुद्धि है। तो जज के आते ही सन्नाटा छा गया। गई को क्या करना है हमको? गया। दैट्स इट, इतना ही है। आगे, घ, रास्ते में हम एक गाड़ी देखा। रास्ते में हम एक गाड़ी देखा। कुछ अजीब वाक्य, कहाँ गलती है? बोलिए। जी हाँ, हम। पहली गलती कहाँ? हमने। रास्ते में हमने, पहली गलती है इसमें हमने एक गाड़ी देखी। क्लियर? समझ में आ गया सबको? तो अब बिल्कुल ठीक बात है। अब हमको सारा का सारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा हमारी किताब का। अब ये है, दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए, ये गद्यांश भी मैं आपको पढ़ देती हूँ, लास्ट क्वेश्चन है इस किताब का, और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसके जो ये गद्यांश होते हैं, आप जानते हैं गद्यांश और पद्यांश क्या होते हैं? पहले तो ये बताइए। कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ नहीं जानते। चलिए ठीक है। गद्यांश जो आप बुक में पढ़ते हैं, कहानी है, निबंध है, रिपोर्टाज है, रिपोर्ट है, ये सारी चीजें गद्यांश में आती हैं। पद्यांश जो भी कविता का पार्ट होता है, जो भी कविताएं होती हैं वो पद्यांश में आती हैं, और जो आप ये कहानी वगैरह पढ़ते हैं, निबंध वगैरह पढ़ते हैं, ये सब गद्यांश में आते हैं। तो अभी देखिए किताब में एक निबंध लिखा, एक पद्यांश गद्यांश लिखा हुआ है जिसको आपको पढ़ के उत्तर देने। मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, उत्तर बताएंगे उसके बाद। अंग्रेज सरकार ने जनता को कुचलने के लिए दमनकारी बिल केंद्रीय असेंबली में पेश किया। देश ने एक स्वर में उसका विरोध किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका और जानबूझकर वहीं गिरफ्तार हो गए। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद के और भी साथी गिरफ्तार हो गए। तब दल के पुनर्गठन और उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अकेले आजाद के कंधों पर आ गई। इसके लिए उन्हें प्रयाग जाना पड़ा। एक दिन वे एल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे। एक विश्वासघाती द्वारा सूचना देने पर एकाएक अंग्रेज सिपाहियों का एक बड़ा दल वहां आ पहुंचा। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेज सरकार के हाथ आने से कहीं अच्छा अपने देश के लिए
शहीद होना समझा, और उन्होंने अपने आप को समाप्त कर लिया। ये इसमें नहीं लिखा, मतलब इसका यही है, ठीक है। तो अब इससे संबंधित प्रश्न नीचे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। क प्रश्न है, अंग्रेज सरकार ने क्या पेश किया? ढूंढिए जरा इसको अपने पैराग्राफ में, पहली ही लाइन में है ये, इसको पहली लाइन में जहाँ से जहाँ तक लाइन है मैं पढ़ रही हूँ, आपको वहाँ से वहाँ तक लाइन में उसको क आंसर डाल लेना है। अंग्रेज सरकार ने जनता को कुचलने के लिए दमनकारी बिल केंद्रीय असेंबली में पेश किया। अंग्रेज सरकार से लेकर पेश किया तक क आंसर है आपका, उसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया? दमनकारी बिल पेश करने का क्या परिणाम निकला? अब इसका जस्ट जो दूसरी लाइन शुरू हुई है वही इसका आंसर है। देश ने एक स्वर में उनका विरोध किया, सब सारे देशवासियों ने उनका विरोध किया। ये परिणाम निकला कि सब लोग उनका विरोध करने लगे। तो इसको आप डालेंगे ख, देश ने से विरोध किया तक। डल गया? आगे चले। ग है असेंबली में बम किसने फेंका? अब इसमें इसी से एडजॉइनिंग था जहां आपने अभी विरोध किया लिखा था, वहीं पे इसका आंसर है। देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। हमेशा बच्चों गद्यांश जो होता है उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ना चाहिए, और अच्छी तरह ध्यान से कहाँ पे कौन सा शब्द आ रहा है ये आपको तब ध्यान आ जाएगा। चाहे वो आइदर इंग्लिश आइदर हिंदी, कुछ भी हो। इंग्लिश में आप पैसेज करते हैं, हिंदी में आप गद्यांश कर रहे हैं, तो इसका आंसर यही है। भगत सिंह से लेकर बम फेंका तक ग लगा लीजिए, ग का आंसर है। आ गया समझ में? अब हम आगे चलते हैं। घ, भगत सिंह आदि की गिरफ्तारी के बाद आजाद पर क्या जिम्मेदारी आ गई? है ना, ये क्वेश्चन है। इसको आप, ये आपकी तीसरी लाइन में है। तीसरी लाइन में लास्ट वर्ड्स हैं, ये तब दल के पुनर्गठन मिला सबको? हाँ, दल के पुनर्गठन और उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अकेले आजाद के कंधों पर आ गई। ये आपका है। पर क्या आ गई थी? मतलब उसका आजाद पुनर्गठन करने की, दल की पुनर्गठन करने की जिम्मेदारी आ गई थी। यही आंसर है इसका। इसमें लगा लीजिए दल के, घ यहाँ से शुरू, आ गई थी, कंधों पर आ गई थी तब। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, अब है ड, अंग्रेज सिपाहियों से घिर जाने पर आजाद ने क्या किया? लास्ट आपका पैराग्राफ की लास्ट लाइनें हैं। इसका आंसर, चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेज सरकार के हाथ आने से कहीं अच्छा अपने देश के लिए शहीद होना समझा। समझ में आया आपको? यहाँ चंद्रशेखर आजाद से ड डालिए, आंसर ड का आंसर है शहीद होना समझा, यहाँ तक के। अब देखिए आपका बच्चों, ये चैप्टर अब समाप्त होता है। हमने इसकी सारी चीज़ें करा दी हैं। जो इसके आपके, अब आप देखिएगा इसमें पेज नंबर 35 पे आइएगा, लिखित प्रश्न है। ये लिखित प्रश्न मैं आपको बाद में कराऊंगी, आपको भेज दिए जाएंगे और आप उनको अपनी CW कॉपी में सुंदर सुंदर उतार लेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर से बीच में से कुछ क्वेश्चंस हम आपको बना कर देंगे। पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया है, एक बार ध्यान से फिर से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और ये सारा कार्य आपको जो आपने पुस्तक में मैंने कराया है वो सिर्फ इसी पुस्तक में रहेगा, कहीं और नहीं करना है। लेकिन इसके जो मैंने शुरू में मौखिक प्रश्न कराए थे वो आपको सबको CW की कॉपी में ही करना है। याद रहे, CW की कॉपी में करना है, और प्रत्येक आंसर के बाद 2 लाइन छोड़नी अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले 2 लाइन छोड़नी अनिवार्य है। तो मेरा बच्चों, आपको मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ गया था। आज का ये हमारा पाठ 4 यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।